अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 21। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने हमारा मोमेंटम, इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से यूज़ करने हैं। तो अगर आपने उसको कहीं नोट डाउन किया था तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके उसको एक नज़र देख लो कि मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो हमने डेरिवेशन की थी वो भी, क्योंकि आज की क्लास में वो सब चीज़ें हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ना क्या या इस लेक्चर में है क्या। बच्चे, इस लेक्चर में हम देखेंगे कोलिजन्स क्या होते हैं और एक गलत कॉन्सेप्ट जो कोलिजन को लेके होता है ना कि दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, दैट इज कोलिजन, वो देखेंगे। इसी तरह से कोलिजन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन क्या है। और ये सब आपके कोर्स का पार्ट है। किसकी बात कर रहा हूं? आप पाकिस्तान में किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप सिंध बोर्ड के हो, केपीके के हो, बलूचिस्तान के हो, पंजाब के हो, आगा खान के हो, फेडरल के हो, गिलगित बल्तिस्तान के हो, सबके कोर्स के अंदर ये पार्ट शामिल है। आप ही की टेक्स्ट बुक में इसके सवालात भी मौजूद हैं और एमडी कैट, ई कैट के पास पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं। स्टार्ट करें बच्चे। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है जहाँ पे हम 11 और 12 की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले बच्चे ज़रा अपने पास कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर कर लो कि कोलिजन हमारे पास क्या होता है। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि कोलिजन का अगर आप तर्जुमा करोगे ना इंग्लिश टू उर्दू तो ये बन जाएगा टकराना। सही है, अक्सर आपने सुना होगा ना, गाड़ी बस से टकरा गई, फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदे से टकरा गया, मैं चलते चलते किसी दीवार से टकरा गया। ठीक है, तो आपके पास कोलिजन का जो मायना टकराना आप लेके चलते हो ना, फिजिक्स में याद रखना कि ऐसा नहीं होता। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। कोलिजन है क्या हमारी फिजिक्स की दुनिया में? बेटे, कोलिजन से मुराद हम लेके चलते हैं दो बॉडीज का इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। ऐसा इंटरेक्शन जिसके अंदर दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर such that they both are applying force on each other। ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कोलिजन का। मुझे पता है आपके जहन में क्या कंफ्यूजन आ रही होगी, सर जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टकराएगी तब भी तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर आपने ये क्यों कहा कि कोलिजन का मतलब टकराना नहीं होता? अभी अभी पता चल जाएगा, परेशान नहीं हो। सही है, फिलहाल हमने कोलिजन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। कोलिजन क्या है? दो बॉडीज का इंटरेक्शन सच दैट वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब देखो, जब भी आप कोलिजन का मायना टकराना लेके जाओगे ना, टकराना जब आप डेली लाइफ में करते हो कि मिसाल के तौर पे बिलाल बोर्ड से टकरा रहा है, तो जब टकरा रहा है तो बिलाल और ये व्हाइट बोर्ड फिजिकली इन कांटेक्ट है। अगर आप अपने दोस्त से टकरा गए या आपके दोस्त की बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा गई तो इसका मतलब वहां पे क्या है, फिजिकल इन कांटेक्ट आ रहा है। बोथ द थिंग्स आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। पॉइंट समझ आ रहा है? अब टकराने में अगर आप लेके जाओगे ना तो इसका मतलब है कि दो बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, फिजिकली कांटेक्ट कर रही हैं, फिजिकली इन टच आ रही हैं। जबकि कोलिजन के अंदर हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो और हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो फिजिकल कांटेक्ट मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। पॉइंट समझ आ रहा है? अभी आपको मिसाल देते हैं, परेशान नहीं होना। इसीलिए मैंने कहा था सही कॉन्सेप्ट जान कर जियो ताकि असल फिजिक्स की फील तो आए। ठीक है, कोलिजन के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा? कोलिजन का मायना क्या है? दो बॉडीज का इंटरेक्शन, दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्ट करना और इस तरह से इंटरेक्ट करना कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कोलिजन का। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन द टू बॉडीज मे और मे नॉट फिजिकली टच ईच अदर। अब मैं आपको दोनों की मिसालें देता हूं, ऐसे कोलिजन की भी मिसालें देता हूं जिसके अंदर जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ऐसी भी मिसालें देता हूं जिसके अंदर कोलाइडिंग पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लेकिन उसके बावजूद उनका इंटरेक्शन कोलिजन कहला रहा है क्योंकि वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मिसाल लो,
मान लो मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को जैसे ही छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो बॉल क्या होगा, नीचे जाएगा और जाके जमीन को स्ट्राइक करेगा। जमीन को जब बॉल ने स्ट्राइक किया तो ये कोलिजन है, क्योंकि बॉल और जमीन इन कांटेक्ट आए और बॉल ने जमीन पर और जमीन ने बॉल पे फोर्स अप्लाई करी। जमीन ने जो फोर्स बॉल पे अप्लाई करी उसकी वजह से बॉल बाउंस बैक करके कहां आ गया, ऊपर आ गया। तो ये ऐसा कोलिजन है जिसके अंदर दोनों बॉडीज फिजिकली इन कांटेक्ट आए। सिमिलरली शाहिद अफरीदी, आपका फेवरेट प्लेयर, बैटिंग कर रहा है, सामने से एक फास्ट बॉलर ने बॉल कराई, शाहिद अफरीदी ने दिया घुमा के। अब शाहिद अफरीदी का बैट और बॉल जब आपस में टच हुए तो ये कोलिजन है जिसके अंदर दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, फिजिकली इन कांटेक्ट आ रही हैं। हो वो ही रहा है, इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। बैट ने बॉल पर और बॉल ने बैट पर फोर्स लगाई। अब आपके जहन में एक ये सवाल आ सकता है कि सर बैट ने जो बॉल पे फोर्स लगाई वो तो हमें नजर आ रही है कि बॉल ऊपर चली गई और थोड़ा आगे जाके वो कैच हो गया और शायद भाई आउट हो गए हमारे, लेकिन बॉल ने जो बैट पे फोर्स लगाई वो तो नजर ही नहीं आ रही। वो जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना बेटा, आप उससे पूछो, उसके हाथ को झटका लगता है जब बॉल बैट से स्ट्राइक करती है। और कई दफा आपने नोट किया होगा जब बॉलर तेज बॉल कराता है और बैट्समैन हिट करता है तो बॉलर की तेज रफ्तारी की वजह से उस बेचारे का बैट आधा टूट जाता है। नोट किया है वो क्यों होता है, क्योंकि बॉल बैट पे फोर्स लगाती है। ये तो तय है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स बैट बॉल पे लगाएगा उतनी फोर्स बॉल वापस किस पे लगा रहा होगा, बैट पे लगा रहा होगा। बर ये दो ऐसी मिसालें थी कोलिजन के अंदर जिसके अंदर दोनों बॉडीज आपस में क्या था, दे वर फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अब ऐसी मिसाल समझो जिसके अंदर दो बॉडी फिजिकली इन कॉन्टेक्ट नहीं आ रही लेकिन वो फोर्स अप्लाई कर रही है। देखो सपोज करो मेरे पास ये एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमें पता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहां पे मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल भी मुझे पता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने क्या करा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ मूव कराया। प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल की तरफ एक्सेलरेट करा रहा हूं, अल्फा को प्रोटॉन की तरफ मूव करा रहा हूं। मैं देखूंगा कि प्रोटॉन भाई यहां से ऐसे निकल जाएंगे और अल्फा पार्टिकल यहां से कुछ ऐसे निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है बच्चे, रिपेल करता है। ऐसे ही है। अब देखो यहां पे क्या प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल फिजिकली इन कांटेक्ट आए? बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन क्या दोनों ने इंटरेक्शन किया? बिल्कुल किया। कैसे पता चला? दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई तभी तो क्या हुए, रिपेल हुए। तो बताने का मकसद क्या था कि कोलिजन के अंदर फिजिकल कनेक्शन का होना जरूरी नहीं है। बॉडीज में और मे नॉट बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। इसकी एक और मिसाल दे देता हूं, ये सब मिसालें नोट कर लेना, आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आपने क्लास 9 के अंदर या क्लास 10 के अंदर एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था, रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया या कह लो कि अल्फा पार्टिकल्स को उठाकर फेंका गोल्ड फॉयल के ऊपर और उनको 3 ऑब्जर्वेशन मिली। आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपना रास्ता चेंज करना। मतलब देखो एक कोई बॉडी है वो ऐसे जाना चाह रही है और अचानक से वो इस तरह से आ गई, ऐसे जाना चाह रही थी सीधा और अचानक से उसका रास्ता चेंज हो गया। इसके हम कहते हैं कि बॉडी ने अपना पाथ डेविएट किया या बॉडी डिफ्लेक्ट हो गई, रास्ता चेंज कर लिया। तो उन्होंने नोट किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए। उन्होंने नोट किया कुछ माइनॉरिटी, कुछ फ्यू, उन्होंने क्या करा, माइनर डिफ्लेक्शन सफर करी और ये उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपने रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो उसने जो 3 ऑब्जर्वेशन दी थी, इन 3 ऑब्जर्वेशन की बिना पे उसने एटम का मॉडल डिफाइन किया था कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। इसका मतलब है कि एटम का बड़ा हिस्सा खाली है कि वहां पे कोई फोर्स लगाने के लिए मौजूद था ही नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स माइनर डिफ्लेक्शन सफर करके आए, क्योंकि किससे सफर करी थी? इलेक्ट्रॉन से। अब
इन्होंने जो माइनर डिफ्लेक्शन सफर करी थी इलेक्ट्रॉन से, तो क्या अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ फिजिकली इन टच आए थे? बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से उनका पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि मान लो ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन था और आपके पास ऐसे इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा था। अल्फा पार्टिकल भाई साहब ऐसे जाना चाहते थे, लेकिन जब इसने फोर्स अप्लाई करी तो इसकी वजह से इनका पार्टिकल का जो पाथ था वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का आपस में फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि फोर्स लगी और इस फोर्स के लगने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या हुआ था, कोलिजन हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह क्लास 12 के अंदर आप लोगों को एक्स रेस पढ़ाया जाएगा। अभी भी शायद आप अपने उसके अंदर पढ़ रहे होंगे, अपना केमिस्ट्री के अंदर आपके पास एक्स रेस की दो टाइप्स होती हैं। अब पता नहीं आपको दोनों पढ़ाई जाती हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इंशाल्लाह जब क्लास 12 का सिलेबस पढ़ाऊंगा तो मैं तो ज़रूर पढ़ाऊंगा। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, जिसमें फायरिंग इलेक्ट्रॉन आके टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, उसे नॉकआउट करता है और उसकी वजह से एक्स रेस प्रोड्यूस होती है। ये कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस। एक और होती है जिनको हम कहते हैं ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस। ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस, इसका आसान भाषा में मतलब निकलता है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। ब्रेक मायना रोकना, रेडिएशन का रोकना। उसमें क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। मैं आपको वो पूरा पढ़ा नहीं रहा अभी, इस वक्त सिर्फ बता रहा हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस कैसे निकलती है ये बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके करीब से गुजरने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जब फोर्स अप्लाई करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे सीधा जाना चाह रहा था, इसके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऐसे क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ना सिर्फ ये कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बल्कि रास्ता भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आके इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस गया जाके फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, फोर्स अप्लाई हुई। तो बच्चे कॉन्सेप्ट अपना सही रख के जिंदा रहना। कॉन्सेप्ट क्या सीखा अभी तक, हमने सिर्फ ये बात पढ़ी है कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मायना क्या है, एक आइसोलेटेड इवेंट, एक इवेंट जिसके अंदर दो बॉडीज आपस में क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। एंड ड्यूरिंग द इंटरैक्शन दरमियान में क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है। हो सकता है कोलिजन के लिए बॉडीज फिजिकली इन कांटेक्ट आ रही हो सकता है फिजिकली इन कांटेक्ट ना आ रही हो। मैंने आपको दोनों की यहां पे मिसालें बता दी। अच्छा, अब होता क्या है, अभी इंट्रो चल रहा है, अभी सब आएगा। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, यानी कि दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, तो पहली बात, जो इंटरैक्शन होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जो इंटरैक्शन होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। अब याद करो, हमने ऐसी कोई बात पढ़ी थी, अगर इंटरैक्शन बहुत थोड़े टाइम के लिए हो और फोर्स ज़्यादा लग रही हो तो उसे हम इंपल्स कहा करते थे। हमने इंपल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये बात पढ़ी थी कि इंपल्स बेसिकली क्या होता है, अगर दो बॉडीज थोड़े टाइम के लिए इन कांटेक्ट आए और अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर क्या करें, बड़ी सारी फोर्स अप्लाई करें, तो इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, इंपल्स का नाम देते हैंगे। क्लियर है? और ये जो इंपल्स है ये बेसिकली सलाहियत रखता है क्या करने के लिए, मोमेंटम को चेंज करने की सलाहियत रख रहा होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही है, ठीक हो गया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं फिर हम। अब देखो मेरा बेटा, जब हमारे पास दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। इसी तरह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। ठीक है, उसी के ऊपर हमने आज का पूरा लेक्चर लेके चलना है। अब आपको याद होगा जब हम हमारा इंपल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने इस तरह का एक ग्राफ पढ़ा था और हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास डेल्टा टी टाइम है। डेल्टा टी वो टाइम था जिसके अंदर दोनों बॉडीज इन कांटेक्ट आ रही थी, यानी कि इंटरैक्ट कर रही थी और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही थी। तो जब कभी भी मेरा बच्चा हमारे पास कोलिजन होता है, कोलिजन के लिए भी हम यही ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे पास जो कोलिजन होता है ना, उसको आप 3 स्टेजेस में तोड़ सकते हो। एक हमारे पास हिस्सा कहला रहा है बिफोर कोलिजन, एक हमारे पास कहला रहा है आफ्टर कोलिजन और एक हमारे पास कहला रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। तो होता क्या है,
आपके पास जो फोर्स एक्ट करती है, अच्छा ये जो टाइम है ना, इस टाइम को हम कहते हैं, ये हमारे पास इंपल्सिव टाइम ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, या इसको हम कंप्रेशन टाइम ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में बेसिकली ये वो टाइम है जिसके अंदर दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, और ये टाइम बहुत थोड़ा होता है। इसके मुकाबले में फोर्स कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये सारा वही कॉन्सेप्ट है जो इंपल्स में आया था। बहुत थोड़े टाइम के लिए एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट कर रही होती है। आप नोट कर रहे होंगे, बिफोर कोलिजन भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करती और आफ्टर कोलिजन भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, तो अल्टीमेटली जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ड्यूरिंग द कोलिजन ही एक्ट कर रही होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? ड्यूरिंग द कोलिजन ही एक्ट कर रही होगी। इसी तरह से हमने ये बात भी समझी थी और पढ़ी थी कि हमारे पास चूंकि जो कोलिजन होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, और हमारा जो सिस्टम होता है उसमें एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होती है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, एक और तरह से इसको समझ लो ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। जब हम लोग कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात कर रहे थे तो हमने कहा था ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। उसके दो रीजन बताए थे। एक रीजन क्योंकि जो भी आपका कोलिजन हो रहा है वो इस पूरी कायनात में हो रहा है, और फिजिसिस्ट चालाक हैं, उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ इस पूरे यूनिवर्स में जो भी फोर्स है वो सारी आपस में क्या है? बैलेंस है। तो जो भी आपका कोलिजन हो रहा है वो इस यूनिवर्स के अंदर हो रहा है, तो यूनिवर्स की तमाम फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस है। तो जब तमाम फोर्सेस बैलेंस हैं तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब यह है जब अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यही बात की थी ना कि जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब मेरा बेटा आपका चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। यही वजह है कि आपके पास कोलिजन के अंदर हमेशा आपका जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स है वो आपको नजर आएगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन ही बॉडीज पे एक्ट कर रही है। गौर से सुनते समझते चलना, जो भी फोर्स है वो ड्यूरिंग द कोलिजन बॉडीज पे एक्ट कर रही है। इसका मतलब वो फोर्स कैसी है? वो इंटरनल फोर्स है। और आपके पास एक्सटर्नल फोर्स कैसी हो रही है मेरा बेटा? जीरो हो रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी इसका मतलब आपका चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और अल्टीमेटली बॉडी का मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। यही वजह है कि हम हमेशा कह रहे होते हैं कि कोलिजन के दौरान, वो किसी भी तरह का कोलिजन हो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो। आगे चलते हैं कोलिजन की टाइप्स पर। अब मेरा बेटा हमारे पास कोलिजन की जो दो मशहूर तरीन टाइप्स है जिसकी बेस पे हमने एक डेरिवेशन भी करनी है, एक हमारे पास कहलाती है जनाब इलास्टिक कोलिजन, और एक हमारे पास कहला रही होती है जनाबे वाला इन इलास्टिक कोलिजन। देखो भाई, है वही कोलिजन क्या था? दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन जिसके अंदर एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। इलास्टिक कोलिजन कोई ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर हम कहते हैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ें आपस में हमेशा क्या रहेंगी? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी क्या होगा? कंजर्व। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अभी आपको समझाता हूं बच्चे कंजर्वेशन क्या है और कंजर्व ना होना क्या है, और मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। देखो मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि कोलिजन के दौरान आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ड्यूरिंग द कोलिजन है। जब बॉडी ए बॉडी बी से आके कोलाइड कर रही है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो हमने कंजर्वेशन और मोमेंटम में यही डेरिवेशन की थी कि जो इंपल्सिव फोर्स है ड्यूरिंग द कोलिजन एक्ट कर रही है वो तो इंटरनल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स कैसी है? जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो वही बात चल रही है। ठीक है, अब कंजर्वेशन से क्या मुराद है? देखो कंजर्वेशन से ये मुराद है, सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी थी ए, एक बॉडी है बी। ए बॉडी मूव कर रही है मान लो 5 जूल से, बी बॉडी मूव कर रही है मान लो 2 जूल से। इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद ए बॉडी मूव कर रही है 1 जूल से और बी बॉडी मूव कर रही है मान लो 6 जूल से। टकराने से पहले सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5 और 2 यानी कि 7 जूल थी। टकराने के बाद सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 7 जूल। ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन
इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ऐसे कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स। सिमिलरली ऐसा कोलिजन जिसके अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, ऐसे कोलिजन्स को हम क्या नाम देते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन्स। क्लियर हो गया? तो वो तमाम कोलिजन्स, ऐसा इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और बाद पूरे सिस्टम की बराबर हो, सिमिलरली मोमेंटम टकराने से पहले और बाद में बराबर हो, ऐसे कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिक कोलिजन। आपके रियल लाइफ में जो भी कोलिजन्स होते हैं जनरली वो इन इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक नहीं होते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं बात को। देखो, एक मिसाल से समझते हैं। सपोज करो एक गाड़ी है, कोई भी एक गाड़ी है, बिल्कुल इसी के जैसी गाड़ी यहां खड़ी हुई है। क्लियर है? एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी ये खड़ी हुई है। जो बंदा ये गाड़ी चला रहा है, इसी का भाई इस गाड़ी में बैठा हुआ है, यानी कि मास भी सेम है। दोनों गाड़ियों का मास कैसा है? सेम है। गाड़ी भी सेम है और उसके अंदर बैठा हुआ बंदा भी कैसा है? सेम है। ये गाड़ी चलती हुई आई और आके इसको स्ट्राइक कर गई। अब काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने से क्या मुराद थी? गौर से सुनना और समझना। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने से यह मुराद थी, ये गाड़ी आगे 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई आई, आगे से स्ट्राइक कर गई। स्ट्राइक करने के बाद इसको भी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलते हुए चले जाए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि जो पहले थी वही बाद में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? मिसाल देता हूं। सपोज कर लो पीछे शकूर भाई की दही की दुकान है और आपको मामा ने कहा था कि आप दही लेकर आओ। आप दुकान पे खड़े हुए हो, इस तरह मुंह करके आप दुकान पे खड़े हुए हो और आप 10 रुपए का दही खरीद रहे हो। आपके पीछे क़यामत गुजर रही है, एक गाड़ी वाला दूसरे की गाड़ी में घुस गया, आपको पता ही नहीं है, आपको अपने दही से मतलब है, आप दही खरीद रहे हो। जब पीछे एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी में स्ट्राइक करेगा तो क्या आपको पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। अबे चरस थोड़ी पी हुई है, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आपको एक जोरदार आवाज आएगी। तो वो जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो कहां से हुई है? ये गाड़ी जो चलती हुई आ रही थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये जब इससे स्ट्राइक करती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह कुछ पार्ट इस गाड़ी की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाएगा। सर रेजिस्टेंस कहां से आ गई है? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। ये गाड़ी रुकी थी तो ये रुके रहना चाहेगी अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो ये गाड़ी आके इससे स्ट्राइक करी, अब ये चाह रही है कि ये रुकी रहे, तो होगा क्या? अल्टीमेटली ये गाड़ी आगे जाने को रेजिस्ट करेगी, तो ये इसको जबरदस्ती आगे लेके जाएगी। तो इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कहां गई? नोट करो जरा। इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी गई साउंड में, जिसकी वजह से आप शकूर भाई की दुकान से पीछे मुड़ के देख रहे हो। इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कहां गई? हीट में, जो कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने जा रही है। इसी तरह इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी चली गई अगली गाड़ी की रेजिस्टेंस का मुकाबला करने में। अब जो पार्ट बच जाएगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 2। ये थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1। बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको नजर आ रहा है पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी दूसरी फॉर्म में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो रियल वर्ल्ड, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कहते हैं ना, मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक है। जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसके अंदर जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन्स, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, जनरली स्पीकिंग आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, यानी कि जिसको हम इनिशियल कह सकते हैं, वो ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन कैसी होती है? कम होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना भाई साहब, हर इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा हो ये लाजमी नहीं है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर हमेशा ऐसा ही होगा। क्लियर है? वरना सब एटॉमिक लेवल पे जाके ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये उन पार्टिकल्स के अंदर होता है जिसमें कोलिजन के दौरान वो पार्टिकल अपनी एनर्जी लिबरेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक अलग केस है। हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी डेली रूटीन में है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जो हमारी रियल वर्ल्ड है, जो हमें अपनी आंखों से दिख रही होती है ना बाहर चलते हुए, जो हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। उसका रीजन क्या है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन के वक्त बहुत सारी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का मतलब ये है कि अगर मान लो ये काइनेटिक एनर्जी नंबर 1 यानी कि जो गाड़ी चलती हुई आ रही थी, अगर उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, तो भले ये 100 जूल पूरी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन अगर आप इन सब को जमा करोगे तो जमा होकर ये आंसर कितना आएगा? 100 जूल। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। समझ आ गई? यहां पे हम टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। क्लियर है? हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की, कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, अब काइनेटिक एनर्जी मान लो कितनी रह गई? 20 जूल। बाकी 80 जूल कहां गई? कुछ साउंड में चली गई, कुछ हीट में चली गई, कुछ रेजिस्टेंस में चली गई। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। ऐसा कहां होता है? इन इलास्टिक में। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। सर अब ये भी बता दें ये कहां होते हैं? पहली बात तो ये ध्यान में रखना बेटे, ये हमारे पास आइडियल कोलिजन्स होते हैं। कैसे कोलिजन्स? आइडियल, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल बराबर होती है। इसी तरह मोमेंटम कंजर्व रह रहा होता है। या एक और चीज ध्यान में रखना, आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कोलिजन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे आपके पास जो कोलिजन्स होते हैं वो जनरली आपके पास कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, और उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी क्या होता है? कंजर्व रहता है, सब एटॉमिक लेवल पे, एटम या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर। क्लियर हो गया? अच्छा इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर मेरा बेटा हमारे पास एक और एग्जांपल अक्सर कोट की जाती है कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ बॉल फ्रॉम हार्ड फ्लोर, ये इलास्टिक में क्लासिफाई करनी है या इनइलास्टिक में? तो गौर से सुनना, अच्छे से समझ लेना। मेरे पास एक बॉल है, मान लीजिए ये मेरे पास ग्राउंड है और एक बॉल है। ये बॉल ज़मीन से मान लीजिए कोई 20 मीटर की हाइट पर है। ये बॉल ज़मीन से कितनी हाइट पर है? 20 मीटर की हाइट पर है। मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आके ज़मीन को स्ट्राइक करेगी। जब स्ट्राइक करेगी तो ज़मीन बॉल पर और बॉल ज़मीन पे फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से बॉल क्या करेगी? रीबाउंस करेगी। अगर बॉल रीबाउंस करने के बाद उतनी ही हाइट पे वापस आ जाए जिस हाइट से मैंने ड्रॉप किया था, यानी कि इस केस में 20 मीटर से ड्रॉप किया था, तो अगर ये भाई 20 मीटर वापस आ जाए तो ये इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। भाई काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मोशन पे। और अब तो हम लोग पीछे से पूरा वो फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। आपने बॉल को ड्रॉप किया, मान लो जमीन से टकराने पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, आपको आवाज भी नहीं आई, अल्टीमेटली इसका मतलब बॉल वापस उतनी ही हाइट पे आ जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर बाउंसिंग बॉल बाउंस बैक कर जाए अपनी इनिशियल हाइट पे जहां से उसे ड्रॉप किया गया था तो इलास्टिक कोलिजन, बाउंस बैक ना कर सके तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? इनइलास्टिक कोलिजन। अब आप खुद देख लो कि जो रियल लाइफ कोलिजन्स होते हैं बाउंसिंग बॉल के, क्या बॉल अपनी हाइट पे वापस आती है? कभी भी नहीं आती। अगर वापस आ जाए तो सारी जिंदगी बॉल का बाउंस कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने फेंका, अब वो ऐसे फुदकती रहेगी सारी जिंदगी। ऐसा तो नहीं होता। बॉल पहली बार फुदकेगी यानी कि बाउंस करेगी थोड़ा नीचे, फिर अगली बार नीचे, एट द एंड ऑफ डे उसका बाउंस डाई कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी करो, इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया अब देखो हमारे पास हिसाब किताब क्या चल रहा है। लेट्स से मेरे पास एक कोई बॉल है, बॉल ए या बॉडी ए, जो कि मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1। इसी तरह मेरे पास एक कोई बॉल है, बॉल बी, जो कि मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u2। इसका मास m1 है और इसका मास मेरे पास m2 है। और मैं मान लेता हूं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 इज ग्रेटर देन u2 का मतलब क्या है बच्चे? कि जो आपके पास ए बॉल है वो तेजी से मूव करती हुई आ रही है और बी बॉल ए के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। जब ए तेजी से मूव करती हुई आएगी तो बी से स्ट्राइक कर जाएगी, सीधी सी बात है। मान लीजिए ए बी से स्ट्राइक कर गया। जब ए बी से स्ट्राइक कर जाएगा तो यहां पे क्या होगा भाई साहब? कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो ए बी पे और बी ए पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। और मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे जो इंटरेक्शन हुआ है वो इंटरेक्शन किस तरह का है? इलास्टिक इंटरेक्शन है। यानी कि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है।
आफ्टर द इंटरेक्शन ये मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v1, मास वही है इसका m1, और ये भाई मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v2 और इसका मास कितना है m2। क्लियर है? अब मुझे ये बात पता है कि ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही और मोमेंटम भी कंजर्व रहा। मोमेंटम की कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या है? m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब जब डेरिवेशन मुकम्मल करूंगा आप नोट करना, आपके एग्जामिनर ने यहां से भी आपसे एक सवाल पूछा हुआ है और उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इंपैक्ट। क्लियर है? तो भाई कुछ तो डिफरेंस होता है ना एमडी कैट, ई कैट और बोर्ड के अंदर, तो आपको भी नजर आ जाएगा। देखो m1u1 क्या है? पहली बॉडी का ये कोलिजन है ना भाई साहब, दिस इज द इवेंट ऑफ कोलिजन। कोलिजन से पहले पहली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? m1u1। कोलिजन से पहले दूसरी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? m2u2। कोलिजन के बाद पहली बॉडी का मोमेंटम m1v1। कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2v2। क्लियर है? तो ये मैंने लिख दिया, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इसके अंदर m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ। ये m1 वाली टर्म यहां लेके जा रहा हूं और ये m2 वाली टर्म को मैं वहां लेके जा रहा हूं। इसको मैंने फिलहाल कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं यहां लेकर आता हूं, ये बन जाएगा m1u1 माइनस का m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2 माइनस का m2 इंटू u2। जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो भाई। m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस का v1, यहां से m2 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा v2 माइनस का u2। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अच्छा, मुझे यह भी पता है कि चूंकि मेरे पास इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से क्या मुराद है? काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से यह मुराद है कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही है ना भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। इनिशियल का मतलब क्या है? कोलिजन से पहले। फाइनल का मतलब क्या है? कोलिजन के बाद में। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो हाफ m1u1 का स्क्वायर, ये होगी पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो हाफ इंटू m1 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू u2 का स्क्वायर। सिमिलरली फाइनल अगर निकालनी है तो हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। यहां से भी हाफ कॉमन आ रहा है, यहां से भी हाफ कॉमन आ रहा है। अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में आता है m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। जो कुछ मर रहा है उसे मार दो, हाफ से हाफ मर गया। अब वही वाला काम करेंगे जो यहां पे किया है, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ। ये m1 वाला यहां आएगा और ये m2 वाला जनाब यहां चला जाएगा। तो जनाब क्या बना ये हमारे पास? ये बन गया m1u1 स्क्वायर माइनस का m1v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2v2 का स्क्वायर माइनस का m2u2 का स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए। m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस का u2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये आपको एक मशहूर ज़माना फॉर्मूला नजर आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला? आपने बचपन में कभी अपनी मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो वही चीज़ यहाँ नजर आ रही है हमें। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बन जाएगा m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस का v1। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a u1 है और b क्या है? v1। तो u1 प्लस v1 एक बार आया, u1 माइनस v1 दूसरी बार आया। सिमिलरली m2 इसी तरह यहां पे ये a है ये b है, तो एक बार बन जाएगा a प्लस बी यानी कि v2 प्लस u2, एक बार बन जाएगा v2 माइनस का u2। ये हो गई थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में डिवाइड कर दूं, किस तरह से भाई साहब? ये देखो यहां लिख के दिखा रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। 3 इक्वेशन ऊपर आएगी और 2 वाली नीचे आएगी, यानी कि बन जाएगा m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस का v1 होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, इक्वेशन डिवाइड कैसे होती है? लेफ्ट साइड लेफ्ट से होती है और राइट साइड राइट से। इसी राइट साइड पे क्या लिखा है? m2
इंटू V2 प्लस U2 और आगे आ गया मेरे पास V2 माइनस का U2 और ब्रैकेट में मेरे पास अपॉन में मेरे पास देखो इससे डिवाइड कर रहा हूं। इसकी लेफ्ट साइड क्या है M1 इंटू U1 माइनस V1, M1 इंटू U1 माइनस V1 और राइट साइड क्या है M2 इंटू V2 माइनस U2, M2 इंटू V2 माइनस U2। जो कुछ मर रहा है उसे आप मार दो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। M1 से M1 गया, U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 गया, M2 से M2 गया, V2 माइनस U2 से V2 माइनस U2 कैंसिल हो गया। अब देखो जनाब यहां पे क्या बचा मेरे पास, यहां पे मेरे पास बचा U1 प्लस V1 विल बी इक्वल टू V2 प्लस का U2। क्लियर है? अब देखो अगर मैं यहां से 1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दूं और 2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दूं तो देखिए जनाब हमारे पास क्या बचता है और फिर यहां से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और हमारे पास डेवलप होता है। अगर मैं यहां पे मेरे पास क्या बन रहा है देखो, सॉरी u वाली टर्म्स को एक तरफ कर दूं और v वाली टर्म को एक तरफ कर दूं, ये u यहां पे आ रहा है और ये v मेरे पास वहां जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास u1 माइनस का u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस का v1। क्लियर हो गया? अब ये चीज आपको क्या बता रही है या ये चीज हमें क्या समझा रही है? देखो बेटे आपने एक चीज पढ़ी होगी जो मेरे इस प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी को मेरा बच्चा हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अगर सपोज करो ये मेरे पास एक कोई बंदा है जो आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये मेरे पास कोई बंदा है जो कि मूव कर रहा है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, ऐसे, ठीक है, या ये भाई साहब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से। अब इसके अंदर हो क्या रहा है जरा समझना। अब अगर मुझे ये देखना हो कि इन दोनों के दरमियान में 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है तो ये समझो जरा। देखो ये मान लो A भाई है, ये मान लो B है। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में ये जो A है ये 10 मीटर आगे बढ़ेगा, हाँ या ना? 1 सेकंड में भाई इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में ये 10 मीटर आगे जा रहा है। और इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हर सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ेगा। अब जरा समझो, मैं मान लो A हूं और मेरे आगे वाला B है, मैं 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ा और मेरे आगे वाला उसी सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ा। आई रिपीट अगेन, मैं 1 सेकंड में 10 मीटर आगे गया और मेरे आगे वाला भी 2 मीटर आगे गया उसी 1 सेकंड में। तो हम दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर हुआ या डिस्टेंस चेंज हुआ वो 8 मीटर हुआ। पॉइंट समझ आया? ना 10 हुआ ना 2 हुआ, मैं 10 आया इस तरफ, वो 2 मीटर आगे चला गया, तो उसके 2 मीटर से मेरा 2 मीटर कैंसिल हो गया, पीछे बचा कितना 8 मीटर। यानी कि हम दोनों के दरमियान में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है। यानी कि अगर अगला बंदा पीछे मुड़ के मुझे देखेगा तो मैं उसे 8 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आता हुआ नजर आऊंगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं तफसील से रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? समझ आ गई? अब एक आपके पास होती है बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फर्क समझना जरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। देखो समझो जरा, आपके पास कहानी क्या हो रही है मान लीजिए, दोबारा से समझना जरा। देखो ये सपोज कर लो ये ए भाई साहब है, ए और बी के दरमियान में जो फासला है ना वो मान लीजिए कितना है मेरे पास 20 मीटर है। 1 सेकंड में ए 10 मीटर आगे बढ़ता है तो इनके दरमियान फासला बच गया 10 मीटर। पहले 20 था, ए 10 मीटर आगे आया तो बचा कितना 10 मीटर, लेकिन उसी सेकंड में बी आगे चला गया 2 मीटर तो फासला कितना हो गया 12 मीटर। यानी कि 1 सेकंड में 8 मीटर का फासला कम हुआ, तो इनके दरमियान की वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकंड। ये कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों? क्योंकि हर गुजरते सेकंड के बाद ये दोनों बॉडीज क्या होती जा रही हैं, करीब होती जा रही हैं, क्योंकि आगे वाले की रफ्तार कम है और पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा है। तो 1 सेकंड में ये 8 मीटर आगे आया, हालांकि इस सेकंड में चला ये 10 मीटर है लेकिन ये भी 2 मीटर चल गया, तो 2 मीटर इसका 2 मीटर इसका कट गया, बचा कितना 8 मीटर। तो 1 सेकंड में सिर्फ ये 8 मीटर आगे आया, फिर अगले सेकंड में ये 10 चलेगा, ये 2 चलेगा, तो नेट इफेक्ट 8 का ही बनेगा। ये कहला रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर।
अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? सपोज कर लो कि ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। गौर से सुनना और समझना, मैं कितने से मूव कर रहा हूं? 10 से। आगे वाला 20 से। मैं एक सेकंड में आगे गया 10 मीटर, उसी सेकंड में आगे वाला आगे गया 20 मीटर, तो मेरे 10 से उसका 10 कैंसिल हो गया, लेकिन उसके पास अभी भी 10 क्या है? एक्स्ट्रा है। अगले सेकंड में फिर वो 10 मीटर एक्स्ट्रा गया, यानी कि अगर टाइम t इक्वल 0 पे मेरे और उसके दरमियान में फासला 20 मीटर था, तो पहले सेकंड के बाद 30 मीटर हो गया। क्यों 30 मीटर? मैं 10 मीटर आया तो मेरे लिहाज से फासला कम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 20 मीटर और आगे चला गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 मीटर मजीद इजाफा हो गया। क्लियर है? 10 मीटर मजीद क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो अब हो क्या रहा है? हम दोनों बॉडीज के दरमियान में फासला क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है? चलो, ये कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि जिसके अंदर दोनों बॉडीज क्या हो रही हैं? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब जरा यहां देख लो अगर मैं इसको लिखता हूं u1 माइनस u2, अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बनता है? v1 माइनस v2। अब ये जो u1 माइनस u2 है ना बेटे, ये चीज क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। कैसे? अभी देख लो, अभी हमने ये तो काम किया है। ये भाई साहब आगे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भाई साहब आगे जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल लेते? ये एक सेकंड में 10 मीटर आगे आया, उसी सेकंड में ये 2 मीटर आगे गया, तो नेट इफेक्ट कितना आया? इसके 2 ने इसके 2 को काट दिया, पीछे कितना बचा? 8 बचा। भाई ये 2 आगे गया, ये 10 आगे गया, तो 2 से 2 कट गया, पीछे कितना बचा? 8। निकालने का तरीका क्या है? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 10 माइनस 2 कितना बचता है भाई? 8 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है। ये ऑलरेडी मैं लेक्चर में सब कवर कर चुका हूं, इसके अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे हमने। खैर, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है। अब देखो, ये जो पहली वाली है ना u1 माइनस u2, ये u1 माइनस u2 आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर आपको कैसे पता चला कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? क्योंकि मैंने अभी आपको सवाल में पढ़ाते हुए ये बात बताई थी बच्चे कि एक बॉडी ए है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, एक बॉडी बी है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी u2, और मैंने बताया था कि हमने u1 को u2 से ग्रेटर रखा है, बड़ा रखा है। जब u1 को u2 से ग्रेटर रखा है तो हर गुजरते सेकंड में इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। यानी कि ये कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे v1 माइनस v2, यानी कि एक बार फिर से रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब है कि अगर यहां पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस साइन। प्लस साइन है। अगर प्लस साइन का मतलब अप्रोच है तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? सेपरेशन। आई रिपीट अगेन, यहां प्लस साइन है और आपको यह पता है कि यह चीज क्या है? अप्रोच है। तो अगर यहां अप्रोच है तो माइनस साइन का मतलब यह क्या हो गया? सेपरेशन। यानी कि v1 माइनस v2 माइनस के साथ, इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या मतलब समझ में आया? मतलब यह समझ में आया कि जो बॉडीज की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी वही बॉडीज की फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है। यानी कि जिस रफ्तार से पहले दोनों बॉडीज करीब आ रही थी, अब उसी रफ्तार से दोनों बॉडीज क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। ये रिजल्ट समझ रहे हो? इसको कहते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट। क्या मतलब न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट क्या है? कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन के लिए। यहीं से एक और सवाल भी बताता हूं जो आपके माजी में आया है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर दोनों बॉडीज 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी से करीब आ रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड की ही रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होंगी? दूर जा रही होंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व इन एडिशन टू द मोमेंटम। इन इलास्टिक कोलिजन में यह चीज ऐसे नहीं होती है। क्लियर हो गया? यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिस रेट से, यानी कि हर सेकंड में, यानी कि मान लो ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, हर सेकंड में ये 2 मीटर करीब आ रही हैं। एक सेकंड में 2 मीटर करीब आई, फिर एक सेकंड में 2 मीटर करीब आई। अगर 2 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी तो टकराने के बाद 2 मीटर पर सेकंड ही इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। और 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी या ये।
इसका मतलब दरमियान की नेट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। हो सकता है पहली बॉडी 10 से मूव कर रही हो, दूसरी बॉडी 8 से कर रही हो। 10 - 8 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाली बॉडी 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी, ये 1 सेकेंड में 8 मीटर चलेगी, तो 10 - 8 कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। हो सकता है ये बॉडी 20 से चल रही हो, ये बॉडी 18 से चल रही हो, अब भी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। मेन पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये था रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अप्रोच कैसे? क्योंकि हमें पता है u1 इज ग्रेटर देन u2, हमने खुद ही तो ये सेट किया था। यहां पे भी वही फॉर्मूला आ रहा है, बस माइनस के साथ। अगर प्लस का साइन अप्रोच को शो कर रहा है तो माइनस का साइन सेपरेशन को शो कर रहा है। अगर टकराने से पहले ये दोनों 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से करीब आ रही थी, तो टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या हो रही होंगी? दूर जा रही होंगी। इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, ये देख लेना, मैं यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाना भूल गया था, बता तो मैंने दिया था, तो ये नेगेटिव साइन मैं भूल गया था, इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ इंपैक्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेशन, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा। अब यहां पे हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ना, यहां से हमने ये न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट साबित किया था। यहीं से हमारे पास ना बच्चे एक चीज और भी साबित हो जाती है, ये जिसको हम कहते हैं हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो चूंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं इतना कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने पास कहीं पे लिख लेना, ये कहलाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये है क्या? ये यही जो हमने रिलेटिव वेलोसिटीज भी पढ़ी है ना, इनका रेशियो है। यानी कि कैसे आएगा? v2 - v1 डिवाइडेड बाय u1 - u2, ठीक है। और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसके लिए ये क्या होता है? 1 होता है। कैसे भाई? देखो ये पूरी चीज मेरा बच्चा यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 1 से। जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये 0 होता है। क्या, क्यों, कैसे, अभी बताऊंगा। और जो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसके लिए इनकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है, ठीक है। कैसे होती है वो भी सब आपको समझ में आ जाएगा। खैर आगे चलो। अच्छा, यहां से मेरा बेटा अगर मैं v2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो v1 यहां माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि u1 - u2 प्लस v1, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन अल्फा। इसी तरह से अगर मैं v1 की वैल्यू निकालना चाहूं, v1 की, तो मैं क्या कर रहा हूं? v1 को यहां भेज रहा हूं, बाकी सब चीजों को यहां लेकर आ रहा हूं। तो v1 विल बी इक्वल टू v2 माइनस का u1 यहां प्लस का था बच्चे, इधर आके क्या हो गया? माइनस। u2 यहां माइनस का, इधर आके क्या हो गया? प्लस का u2। इसे मैंने कह दिया दिस इज इक्वेशन बीटा। अब हमारे पास जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस का m2v2। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर इक्वेशन अल्फा पुट करूं, इक्वेशन अल्फा का मतलब क्या है? मैं v2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, ये वाली v2 की वैल्यू। तो ये आ गया मेरा बच्चा m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2, और v2 की जगह पे जो v2 की वैल्यू मैंने यहां निकाली है वो पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू निकाली है? u1 माइनस का u2 प्लस का v1। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने प्लस और माइनस साइन का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है, बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये बन जाएगा जनाब m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस का m2 इंटू u1 माइनस का m2 इंटू u2 और प्लस का m2 मल्टीप्लाई बाय v1। अब v1 वाली टर्म्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको यहां ले आओ। तो m1u1 और यहां से m2u1 जब मैं यहां लाऊंगा तो इधर ये प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का m2u1। सिमिलरली प्लस का m2u2 एज इट इज यहीं रहा, और यहां से ये माइनस का m2u2 है, जब यहां पे आएगा बच्चे तो क्या बन जाएगा? प्लस का m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस का m2v1। देखो मैंने किया क्या, ये मेरे पास माइनस का m2u1 था, इसको यहां ले आया तो ये प्लस का था, यहां आके माइनस का m2u1 हो गया। ये माइनस का m2u2 था, यहां पे आके प्लस का m2u2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसे। देखो इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कॉमन टर्म u1 आ रही है, तो m1 माइनस का m2। सिमिलरली यहां पे ये दोनों सेम टर्म है, ऐड हो जाएंगी तो 2m2u2। यहां से v1 बच्चे कॉमन नजर आ रहा है, ये बन गया मेरे पास m1 प्लस m2।
m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मेरे पास v1 का फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मैं LCM को ब्रेक कर दूंगा तो v1 का फॉर्मूला बन जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस का 2m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला किसका निकाला है? जब आपके पास दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद जो पहली बॉडी की स्पीड होगी वो ये होगी जनाब। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको v2 की वैल्यू निकालनी है, मैंने अभी इक्वेशन अल्फा को पुट किया था, अब अगर इसी के अंदर मैं इक्वेशन बीटा को पुट कर दूंगा तो देखो क्या बनता है। इक्वेशन बीटा के लिए यही चीज आ गई m1 u1, फिर आपको इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूं, प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 की जगह v1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज v2 माइनस का u1 प्लस का u2 प्लस का m2 v2। ठीक हो गया, ये बन गया भाई साहब m1 u1 प्लस का m2 u2 विल बी इक्वल टू, ये आ गया जनाब m1 v2 माइनस का m1 u1 प्लस का m1 u2 प्लस का m2 v2। काम वही करना है, v2 वाली टर्म को यहां रहने दो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो यहां पर है जनाब ये m1 u1, इधर माइनस का m1 u1, इधर आएगा तो प्लस का m1 u1, इसी तरह प्लस का m2 u2, ये इधर क्या है हमारे पास प्लस का m1 u2, इधर आएगा तो माइनस का m1 u2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास m1 v2 प्लस का m2 v2। क्लियर है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, ये तो दोनों सेम टर्म्स हैं। ये बन गया 2m1 u1 प्लस यहां से u2 कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में आ जाएगा m2 माइनस का m1। ये आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया v2। अब v2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि ये बन जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, मैंने साथ ही ना LCM भी ब्रेक कर दी है, u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवीजन में क्या आ गया हमारे पास m1 प्लस का m2। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया v1 का ऊपर वाला, और ये नीचे वाला फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, v2 का। जब अभी हमने बात पढ़ी थी तो हमारे पास क्या था, हमारे पास दो बॉडीज थी, एक बॉडी का नाम बॉडी ए था, एक बॉडी का नाम बॉडी बी था। ये मूव कर रहा था u1 से, ये मूव कर रहा था किससे, u2 से। क्लियर है, तो अल्टीमेटली आपके पास कोलिजन के बाद बॉडी ए मूव कर रही थी विद सम वेलोसिटी v1 और बॉडी बी मूव कर रही थी विद सम वेलोसिटी क्या, v2। तो जब दो बॉडीज आपस में इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के बाद जो उनकी रफ्तार होगी ना v1 और v2, ये उसको मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, जिससे हमारे पास पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब याद रखने का तरीका क्या है बच्चे, आप कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, दूसरा फॉर्मूला एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है। पहला फॉर्मूला देखो, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस का 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। डिनोमिनेटर देखो सेम है, m1 माइनस m2 इंटू u1 और 2m2 u2। क्लियर है, ये एक आध बार आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे सब आपके जहन में रह जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी कराते हैं, ठीक है। खैर, अब इसको देखो, सबसे पहले देखो इंटरचेंज कैसे करना है। यहां था 2m2 u2, यहां क्या आ रहा है 2m1 u1। क्लियर है, यहां पे क्या है m1 माइनस m2 इंटू u1, क्रॉस करा तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2। यहां v1 की बात हो रही थी तो m1 माइनस m2 था, यहां v2 की बात हो रही है तो m2 माइनस m1 है, और u2 और अपॉन में डिनोमिनेटर फिर से क्या आ गया, सेम आ गया। मुझे पता है मेरा बच्चा कि याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप भी तो बड़े हो गए हो, पानी को तो मम्मा आप भी नहीं कहते अभी, ऐसे ही है ना, माशाल्लाह से बड़े हो चुके हो अब आप। ठीक है, कॉपी कर लो। अब जल्दी से हम आगे देखते हैं। मैंने अभी तक जो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया है वो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का बताया, वो 1 है। और वो 1 भी कैसे बताया है, देखो ना भाई साहब, ये दोनों बराबर हैं। ये जो पूरी की पूरी चीज है ये यहां पे किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से। तो अगर मैं इसको उठा के यहां ले आऊंगा तो यहां 1 बचेगा, तो यही तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनका जो रेशियो है ये 1 के बराबर होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये 0 होता है, और सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये 0 और 1 के दरमियान में होता है। क्लियर है, ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी सब पढ़ेंगे जब आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी समझ आ जाएंगे। क्लियर है,
इतना हिस्सा कॉपी करो, इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं। चलो बेटा देखो, हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है हमें ये वही फॉर्मूले हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। और एक चीज़ और जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये हमेशा आपस में कैसे आएगी? सेम आएगी जब कभी भी हम सवाल किसका कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का सवाल कर रहे हैं। अब ज़रा समझना और कॉन्सेप्ट की फील हासिल करते जाना। कह रहा है आपके पास एक 10 किलोग्राम का मास है दैट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई बॉडी नंबर 1 है जो कि 10 किलोग्राम की है, ये ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ 2 किलोग्राम मास। आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी नंबर 2 है जिसका मास 2 किलोग्राम है, जो ट्रेवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन ओपोजिट डायरेक्शन। ओपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया। ठीक है, इन सवालों को करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप यहाँ पे अपने पास बना लो कि बॉडी नंबर 1 कौन सी है और बॉडी नंबर 2 कौन सी है, ताकि आपके सवाल में गलती करने की गुंजाइश कम से कम हो जाए। देखो भाई साहब, बॉडी नंबर 1 मैं इसे कह रहा हूँ जिसका मास कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम। ठीक है, और बॉडी नंबर 2 मैं इसे कह रहा हूँ जिसका मास कितना है मेरे पास? 2 किलोग्राम। अब सारा डेटा मैं इसके लिहाज से लिखूंगा, तो इसका ख्याल करना कि ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर हो। ठीक है, 10 किलोग्राम वाली बॉडी ट्रेवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u1 मेरे पास आ गया +2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने राइट साइड को कैसा माना हुआ है? पॉजिटिव। कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ 2 किलोग्राम मास विच इज ट्रेवलिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरे पास u2 कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। और कहा जा रहा है कि ये कैसे ट्रेवल कर रहा है? इन द ओपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल हो गया ना भाई साहब, हमने ये बात पढ़ी हुई ऑलरेडी कि वेक्टर्स की दुनिया के अंदर एक चीज अगर पॉजिटिव काउंट करोगे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव होती है। सिंपल। अब आपको क्या फाइंड करना है? V1 एंड V2, यानी कि V1 मालूम करना है और आपको V2 मालूम करना है। ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, एक काम अपने पास वैसे ही करके रख लो कि आप जरा u1 माइनस u2 अपने पास मालूम करके देख लो। u1 माइनस u2 क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। u1 कितना है? 2 माइनस फॉर्मूले का। u2 कितना है? माइनस का 4। तो माइनस माइनस प्लस 2 + 4 कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो दो बॉल्स हैं ये 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या हो रही हैं? करीब आ रही हैं। खुद समझो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब समझना जरा, हर सेकेंड में ये बॉल 2 मीटर आगे आती है, ये बॉल 4 मीटर आगे आती है, यानी कि कुल मिला के ये बॉल 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से करीब आ रही है। हर सेकेंड में 6 मीटर करीब, अगले सेकेंड में 6 मीटर करीब, हर सेकेंड में 6 मीटर क्या हो रही है? ये करीब आ रही है। क्लियर है? अब अगर मुझे V1 मालूम करना है, ये फॉर्मूला है, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं V1 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2। M1 कितना है? 10, M2 कितना है? 2। M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है? U1। U1 कितना गिवन है? U1 मुझे गिवन है जनाब 2 प्लस का 2M2 इंटू U2। M2 कितना है मेरे पास? M2 है मेरे पास 2, और U2 कितना है मेरे पास? U2 मेरे पास था माइनस का 4। माइनस साइन लाजमी प्लेस करेंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखो इधर अपॉन में क्या आ रहा है? वही M1 प्लस M2 आ जाएगा अपॉन में। तो M1 कितना है? 10 और M2 कितना है? 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे ज़रा। 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 अपॉन 10 प्लस 2 कितना होता है? 10 प्लस 2 होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक चीज़ हो गई। माइनस, ये माइनस कहाँ से आया बच्चे? ये प्लस माइनस का क्या हो गया? माइनस। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और अपॉन में क्या आ गया? 12। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर लो। 8 2 ज़ा क्या होता है? 16, यानी कि हो गया 16 अपॉन 12 माइनस का 16 अपॉन 12। तो जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब पहली बॉल दूसरी बॉल से टकराएगी तो टकराने के बाद पहली बॉल रुक जाएगी। यही मतलब है ना इसका। V1 क्या हो रहा है आपके पास? 0 आ रहा है। V1 के 0 होने से क्या मुराद है? V1 के 0 होने से ये मुराद है कि आफ्टर द कोलिजन जो बॉल नंबर 1 है वो क्या होगी? रुक जाएगी।
अब अगर मुझे बॉल 2 को मालूम करना है, बॉल 2 देखो जरा यहाँ पे क्या आ रहा है V2 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2m1 इंटू U1, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 कितना है 10, U1 कितना है 2, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अपॉन में आ गया m1 प्लस m2, m1 था 10 और m2 था 2, 10 और 2। सिमिलरली प्लस ये क्या है m2 माइनस m1, m2 कितना है 2, m1 कितना है 10, यानी कि 2 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय U2, ये लिखा हुआ है। माइनस का 4 आ गया, सिंप्लीफाई करो ज़रा, V2 विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, अपॉन में आ गया 40 डिवाइडेड बाय 12, सिंपल। अब देखो इधर प्लस 2 माइनस 10 कितना हुआ माइनस का 8, ब्रैकेट में क्या है माइनस का 4, अपॉन में क्या आ गया 12। इधर है मेरे पास 40 अपॉन 12, माइनस माइनस ज़ा प्लस, 4 8 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 12। 40 में अगर मैं 32 ऐड करूंगा क्या बनता है 72 डिवाइडेड बाय 12, और 12 के टेबल में आपके पास 72 आता है, कहाँ आता है 12 6 ज़ा 72, क्लियर हो गया, 12 6 ज़ा क्या हो गया 72 हो गया, यानी कि V2 की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जब ये दो बॉल्स आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद ये बॉल रुक जाएगी और ये वाली बॉल 6 मीटर पर सेकंड से जाएगी, कहाँ जाएगी राइट के लेफ्ट। तो देखो साइन कैसा आया है पॉजिटिव, और हमने अपना सवाल सॉल्व करते हुए पॉजिटिव साइन किसको लिया था, राइट को लिया था या लेफ्ट को लिया था, तो हमने राइट को लिया था। जब हमने राइट को लिया था तो इसका मतलब ये वाली बॉल आप कहोगे कहाँ जाएगी, राइट साइड पे मूव करेगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ये कैलकुलेट करो अपना V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 कितना आया है, V1 आया आपके पास 0, V2 कितना आया, V2 आया 6, क्या आया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखो ये क्या आया था, ये आया था 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ रहा है माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड का मतलब पहले क्या था अप्रोच कर रहे हैं, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है दूर जा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। जब ये करीब आ रहे थे अप्रोच कर रहे थे, टकरा के ये रुक गया, अब ये 6 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है दूर जा रहा है। आप चाहो तो चेक कर लो, ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है। U1 माइनस U2 कितना था 6 था, माइनस फॉर्मूले का V1 माइनस V2 कितना है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स 6, यानी कि आपकी ये इक्वेशन क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। अब याद रखना यहां से एक चीज सीख के जाना, ये चीज आपने अभी तक नहीं सीखी होगी। जब कभी भी आप इलास्टिक कोलिजन का सवाल करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन हमेशा क्या होगी वेरीफाई होगी। और अगर आपके एग्जामिनर ने सवाल बनाया और सवाल बना के छाप दिया कहीं से, जैसे आपके पास फेडरल बोर्ड की किताब में असाइनमेंट नंबर है हमारे पास 3.5, फेडरल बोर्ड यानी कि KPK बोर्ड की किताब है, असाइनमेंट नंबर 3.5 पेज नंबर 101, उसके अंदर आप देखो उन्होंने छापा मारा है सवाल का कहीं से। जब छापा मारा है तो ये चीज वेरीफाई नहीं होगी उसके अंदर। मैं आपको बहुत सारे सवाल, अभी 2 सवाल और भी करा देता हूं, सब में ये चीज वेरीफाई होगी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की पहचान यही है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो आप निकाल के चेक कर सकते हो कि आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो ठीक है या गलत है। 1-2 सवाल और करते हैं और वेरीफाई करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक और सवाल मेंशन किया है जो कि हमारी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एग्जांपल नंबर 3.4 है। कह रहे हैं कि एक 70 किलोग्राम का बॉल है, यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूं, एक को मैं बॉडी 1 कहूंगा, एक को मैं बॉडी 2 कहूंगा। जो मेरा 70 ग्राम का बॉल है इसको मैं बॉडी 1 कह देता हूं, 70 ग्राम हो गया। कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम, जो मेरे पास मास नंबर 2 है ना बच्चे, इसे मैंने क्या कह दिया 140 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। पहली बॉल की वेलोसिटी जो है U1 टकराने से पहले वाली वो कितनी दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। राइट साइड को हम कैसा लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। वाइल सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट, जो आपकी दूसरी बॉल है वो कैसी है रेस्ट में है, रुकी हुई है, मसला ही हल हो गया। इफ द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं तो आपने बताना है कि आपके पास V1 और V2 की क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है बच्चे, चलो देखो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अब देखो V1 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1। M1 कितना है 70, M2 कितना है 140, तो 70 माइनस 140
माइनस का 70 ग्राम। क्लियर है? अच्छा सर, आपने इसको ग्राम से किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? ये पॉइंट समझ लो जरा। देखो बच्चे, अगर मैं इसको यहां पे एलसीएम ब्रेक करता हूं, गौर से समझना, तो ये क्या बनेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1। ऐसे ही यहां पे क्या बनेगा? प्लस का 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो, अब जब मैं m1 में से m2 निकालूंगा, तो अगर m1 भी ग्राम में है, m2 भी ग्राम में है, तो जो m1 माइनस m2 आएगा वो भी किस में होगा? ग्राम में। इसी तरह अगर m1 ग्राम है, m2 भी ग्राम है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर भी किस में आएगा? ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, चाहे ऊपर वाला मास किलोग्राम में हो, नीचे वाला भी किलोग्राम में। हाँ, लेकिन सेम होना चाहिए। ये वाले ही बेवकूफ़ी नहीं करना कि ऊपर ग्राम में हो और नीचे किलोग्राम में। ऊपर नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए ना, तो कैंसिल हो जाएगा। भाई अगर ऊपर ग्राम में है, किलोग्राम में जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। नीचे भी ग्राम में है, किलोग्राम में जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। तो 1000 वैसे ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो आप भले उसे करो या भले उसे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं डायरेक्टली किस में लेके चल रहा हूँ? ग्राम में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो m1 माइनस m2, 70 माइनस 140 कितना आया? माइनस का 70 ग्राम मल्टीप्लाई बाय u1, और u1 कितना है अपने पास? 9 है। ठीक है, अपॉन में आ गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये बन गया मेरे पास 210 ग्राम। ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 2m2 इंटू u2, 2 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना है? 140, और u2 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 210। तो ये वाला पूरा फैक्टर तो वैसे ही क्या हो गया? 0 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस का 70 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 210। एक 0 से एक 0 चला गया, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। सिमिलरली 3 1 जा और 3 3 जा 9। क्या आंसर आया जनाब? माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड से क्या मुराद है? आपके पास ये जो बॉल थी 70 ग्राम वाली बॉल, ये बॉल थी 70 ग्राम वाली, ये ऐसे मूव कर रही थी कितनी स्पीड से? 9 मीटर पर सेकेंड से। और यहां जाके ये एक बॉल से टकराई जिसका मास कितना है? 140 ग्राम। और ये 140 वाली बॉल कैसी है? रेस्ट में है। अगर आपको बोला जाए u1 माइनस u2 निकालो, तो ये u1 है, ये u2 है। 9 माइनस 0 यानी कि आपका u1 माइनस u2 कितना आता है? 9 मीटर पर सेकेंड आता है। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान में रखना, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लें, हाथ के हाथ पता चल जाएगा। टकराने के बाद हमें क्या पता चल रहा है? टकराने के बाद ये जो 70 ग्राम वाली बॉल है, ये उल्टे पांव पीछे की तरफ जा रही है। किस रफ्तार से? 3 मीटर पर सेकंड से। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि ये उल्टी साइड पे जा रही है। उल्टी का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड पे जा रही है। अब अगर मैं v2 की वैल्यू भी निकालूं यहां से, तो v2 विल बी इक्वल टू 2m1 इंटू u1। 2 मल्टीप्लाई बाय m1 कितना है? m1 है 70, u1 कितना है? u1 है 9 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 यानी कि 70 प्लस 140 210 बन जाएगा, प्लस m2 माइनस m1। m2 कितना है? 140 माइनस 70, तो 140 माइनस 70 अपॉन में 210 मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है? 0 है। तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। सर ये क्यों नहीं 0 हुआ? क्योंकि दरमियान में प्लस साइन आ रहा है, तो ये 0 डायरेक्टली मल्टीप्लाई सिर्फ इनसे हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा। तो एक 0 से एक 0 चला गया, सिंपल। 7 1 जा और 7 3 जा हो गया 21, 3 1 जा और 3 3 जा हो गया 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया जनाब? ये 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टकराने के बाद ये जो बॉल नंबर 1 है, ये पीछे की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो 140 ग्राम वाली बॉल है, ये आगे जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब अगर आपको बोला जाए v1 माइनस v2 कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? v1 माइनस v2। तो v1 माइनस v2 देखो, v1 कितना आया है? माइनस का 3, v2 कितना आया है? 6। तो क्या बनाइए? माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड बन गया। क्या मतलब? पहले आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड से पहले ये करीब आ रहे थे। अब 9 मीटर पर सेकेंड से ये दूर जा रहे हैं। माइनस साइन ओपोजिशन को शो कर रहा है। अगर ये प्लस साइन अप्रोच के लिए है तो माइनस साइन ओपोजिशन के लिए है। अगर प्लस साइन दूर जाने के लिए होता तो माइनस साइन करीब आने के लिए होता। क्लियर है? चाहो तो ये यहां से भी देख लो, u1 माइनस u2 कितना आया था? 9 माइनस फॉर्मूले का v1 माइनस v2 कितना आया? माइनस का 9, माइनस माइनस द प्लस, तो क्या हो रहा है भाई? 9 इक्वल्स 9। इक्वेशन क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह से आपका इसका अगला एग्जाम्पल है, जो कि आपकी एग्जाम्पल नंबर 3.5 है, उसको भी देख लो जल्दी से।
चलो मेरा बेटा अब जल्दी से देख लो, हमारे पास एक और सवाल यहाँ मौजूद है। एक 100 ग्राम का एक गोल्फ बॉल है जो कि बेसिकली मूव कर रहा है टू द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कहानी हमारे पास वही होगी जो हमारे पास राइट डायरेक्शन होगा, राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जबकि लेफ्ट डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे होंगे, वही, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको अपने डाटा को देख लेते हैं। एक हो गया मेरा बच्चा बॉल नंबर 1, एक हो गया बॉल नंबर 2। तो 100 ग्राम की बॉल है, यानी कि M1 इज़ 100 ग्राम और M2 जो मुझे दिया हुआ है मेरा बेटा वो किससे स्ट्राइक कर रहा है, 8 किलोग्राम की एक स्टील बॉल से कर रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि मास का आप दोनों में से कोई भी एक यूनिट सिलेक्ट कर लो, चाहे आप किलोग्राम में लेके चलो या चाहे आप ग्राम में लेके चलो। तो अगर मैं इसको ग्राम से किलोग्राम में ले आऊँगा तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 ये बन जाएगा मेरे पास 0.1 किलोग्राम। ऊपर और नीचे की एक यूनिट होनी चाहिए। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि ग्राम रख के भी आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन हो रही है ऊपर नीचे, ठीक है। खैर, जो गोल्फ बॉल थी ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी रफ्तार हो गई भाई साहब प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। इफ इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि ये भाई साहब बड़े मजे से पड़े हुए थे, रेस्ट में थे। आपने V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है और ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास ये कोलिजन कैसा हो रहा है, ये सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्लियर है। अब देख लेते हैं भाई, हमारे पास अगर हम U1 माइनस U2 पहले कैलकुलेट कर लें ताकि बाद में हम इसे चेक कर सकें, तो 20 माइनस 0 यानी कि 20 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यानी कि हर सेकेंड ये जो करीब हो रहे हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हो रहे हैं, ठीक है। खैर, अगर मुझे V1 निकालना है तो मेरे पास V1 का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सर आपने आगे वाला फैक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटे U2 0 है तो ये वाला फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा। M1 माइनस M2, M1 कितना है 0.1, M2 कितना है 8, 0.1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 8 यानी कि ये बन गया 8.1 मल्टीप्लाई बाय U1 कितना आया मेरे पास, U1 मेरे पास आया जनाबे वाला 20, क्लियर हो गया। इसी तरह से V2 जो मेरे पास होगा, अच्छा इसको अगर हम कैलकुलेट भी कर लें तो 0.1 माइनस का 8 जब आप करोगे तो ये बनता है आपके पास माइनस का 7.9। भाई बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, साइन बड़े का आएगा और बड़ा यहाँ पे 8 है और अपॉन में क्या आ रहा है 8.1 मल्टीप्लाई बाय 20, क्लियर हो गया। अच्छा इसी तरह से अब आप V2 को देखो जरा, V2 जो आपने निकालना है वो क्या हो जाएगा 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब बच्चे के जहन में वही सवाल आता है, सर इस पार्ट को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये वाला फैक्टर आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, दोनों को जमा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 8.1, क्लियर हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है भाई साहब, सही है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपका आंसर आएगा माइनस का 19.5 मीटर पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा तकरीबन 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेट करी हुई हैं, आप भी एक बार इसको करके देख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है मेरा बेटा। तकरीबन हमारे पास यही आंसर आएगा। ऑब्वियसली अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं होगा, और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है फिर आप यहाँ से पहले डेसिमल रिमूव करोगे, फिर उनको कॉमन टर्म से कैंसिल करने की कोशिश करोगे, जो हम कई दफ़ा, वरना क्विक मैथ्स की एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखो अगर मैं यहाँ से V1 माइनस V2 की वैल्यू निकालता हूँ तो V1 माइनस V2, V1 कितना आया माइनस का 19.5, V2 कितना आया 0.5, क्या बना ये माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो भाई साहब मैच कर रहा है। अब मैं आपको जो एक सवाल बता रहा था ना जो मैच नहीं कर रहा, वो यही है कि भाई जब आप बगैर सोचे समझे सवाल बना के कोई भी वैल्यू थोप दोगे तो मैच थोड़ी करेगा। बट आपने हमेशा जहन में रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की सिग्नेचर इक्वेशन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेट हो गया। अभी मुझे पता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के केसेस बाकी हैं और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के सवालात भी बाकी हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मीनवाइल आप लोगों ने फेडरल बोर्ड का
जो असाइनमेंट नंबर 3.5 है, जो मैं बता रहा हूं ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो मैच नहीं कर रहा, वो सवाल एक बार आप करके देख लेना और आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कह रहा हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी टेक्स्ट बुक्स का लिंक मौजूद है, पीडीएफ में मौजूद है, आप चेक कर सकते हो। अब एक चीज जरा और यहां समझ लो और उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, और इसके अगले पार्ट के अंदर हम इसके सारे केसेस डिस्कस करेंगे और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन की बात करेंगे, और उसके अच्छे अच्छे 2 सवाल करेंगे, बड़े जबरदस्त सवाल हैं, ठीक है। यहां पे एक टर्म यूज होती है बार बार, हेड ऑन कोलिजन। मैंने भी आपको जब टॉपिक शुरू करा था ना, मैंने बताया था हम लोग कोलिजन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। कोलिजन इन 1 डायमेंशन में क्या होता है कि आपके पास ये एक बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, ये आके टकराती है, और टकराने के बाद दोनों बॉडीज उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जिसमें ये पहले चल रही थी। क्या मतलब ए बॉडी ऐसे चल रही थी तो टकराने के बाद भी इसी सीध में चलती रहेगी। अगर ऐसा होता कि ये मान लो एक बॉडी बी थी, ये मान लो एक बॉडी ए थी, ए बॉडी आके टकराई, टकराने के बाद बी बॉडी मान लो यहां जा रही है, ए बॉडी मान लो यहां जा रही है, ये कहलाता है ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहलाता है? ऑब्लिक कोलिजन। ये कोलिजन के फॉर्मूले हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन हम एक जगह पे जरूर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाके, जब कॉम्पटेंस इफेक्ट पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले, इसकी डेरिवेशन, इसका कोर्स हमारे उसमें शामिल नहीं है। इसी तरह इलास्टिक कोलिजन हमारे पास सिर्फ शामिल है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन शामिल है। उनकी भी वेलोसिटीज, जो v1 v2 की इक्वेशन है, वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की ही है। इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की वेलोसिटी की इक्वेशन शामिल नहीं है। तो फॉर्मूले आपको यही 2 जहन में रखने हैं। क्लियर है? ये हेड ऑन कोलिजन का मतलब है। जब भी कहा जाए ना 2 बॉडीज हेड ऑन कोलिजन कर रही हैं, इसका मतलब टकराने से पहले जिस लाइन में मूव कर रहे थे, टकराने के बाद भी उसी लाइन में मूव करेंगे। ये मतलब है हेड ऑन कोलिजन। क्लियर हो गया? तो मैंने पूरी कोशिश करी है यहां तक आपको जो बेसिक है इस कॉन्सेप्ट की वो समझ में आ जाए। अगले पार्ट में इलास्टिक कोलिजन के ये जो v1 v2 थे, इसके 4 केसेस पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस, उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, और सबसे अहम एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन का पार्ट पढ़ेंगे और उसके सवालात देखेंगे जो पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है?